ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये चाबी किस गाड़ी की है आइए आपको बताते हैं। ये है Volkswagen Tiguan GT Plus स्पोर्ट की चाबी और गाड़ी हमारे साथ है और आज इसी गाड़ी की जन्म कुंडली अपन लोग खोलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ऑटो 9 और आज की वीडियो होने वाली है Tiguan GT Plus स्पोर्ट के बारे में। 1.5 लीटर इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। इससे पहले हमने GT लाइन के साथ भी एक वीडियो किया था, उसका सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट किया था, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि यार 1.5 लीटर इंजन के बारे में बताओ हमें कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं। तो आज हम आपको इसकी माइलेज के बारे में बताएंगे, हम गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे और ओवरऑल लुक एंड फील क्या है उसके बारे में बताएंगे और जर्मनी जो है इसके अंदर कितना भरा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इसका एक्सटीरियर दिखा देते हैं, वॉक अराउंड वगैरह दिखा देते हैं, गाड़ी आखिर दिखने में कैसी। देखो ये गाड़ी आपने रोड पे कई बार देखी होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। आगे एक बड़ा सा Volkswagen का लोगो, उसी तरह की ब्लैक ग्रिल और यहाँ पे GT की बैजिंग आ जाती है जब आप GT प्लस स्पोर्ट वेरिएंट लेते हैं। तो इसके अलावा हेडलैम्प्स वगैरह भी आप देखोगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, LED DRLs वगैरह मिल जाते हैं आपको। इसके अंदर इंडिकेटर्स हैं और उसके नीचे आपको फॉग लैंप और कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स का काम करते हैं वो। तो कुल मिला के जो इसका फ्रंट है, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आपने गाड़ी बहुत ज़्यादा रोड पर देखी ही होगी, इसमें कोई शंका है नहीं। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं डिज़ाइन के बारे में बताऊं तो जो मैं देख पा रहा हूं और जो मैं महसूस कर रहा हूं वो बताता हूं। Volkswagen की गाड़ियाँ काफ़ी क्लासी लगती हैं, इनके अंदर एक वो विदेशी फीलिंग है, कर्वी नहीं होती, एजेस आपको दिखाई देंगे, हर तरफ एजी गाड़ी दिखाई देगी। यहाँ देखो कैरेक्टर लाइन वगैरह भी जो है बहुत शार्प लाइंस Volkswagen अपनी गाड़ियों के अंदर डालता है। आप कोई भी Volkswagen की गाड़ी उठाएंगे आपको वहाँ पर शार्प लाइंस दिखाई देंगी और ये ना कभी ना पुराने होने वाले डिज़ाइन है, मतलब एवरग्रीन डिज़ाइन है। आप इस गाड़ी को आज देख लीजिए, आज से 15 साल बाद देखेंगे ना तब भी आप बोर नहीं होंगे। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनको आप खरीदते हैं और खरीदने के बाद 1-1.5 साल बाद आपको वो डिज़ाइन बोरिंग लगने लगता है, वो ओवर डिज़ाइंड होती हैं, बट वो चीज़ आपको Volkswagen की एक्चुअली किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी, तो वो एक सेटलनेस बनी रहती है। वहीं पर अगर हम साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स दिखाई दे जाएंगे और 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, अंदर रेड ब्रेक कैलिपर्स डाले गए हैं इसको थोड़ा सा वो GT लाइन फील देने के लिए और अच्छे लगते हैं। टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें 205 55 R17 ये इसका टायर प्रोफाइल है। ओवरऑल अगर साइड प्रोफाइल देखोगे तो आपको वही मतलब फिर मैं वही बता रहा हूँ, आपने गाड़ी काफ़ी रोड पे देखी हुई है, वही टिपिकल Volkswagen सिग्नेचर आपको कैरेक्टर लाइन्स वहाँ पे साइड में दिखाई देंगी। थोड़ा सा क्रोम का काम आपको हैंडल पर दिखाई दे रहा होगा। आगे यहाँ पर फ्रंट फेंडर पे आप देखेंगे GT लाइन की बैजिंग है, GT की बैजिंग यहाँ पर डाली गई है और इसके अलावा ORVM के ऊपर आपको यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा और ऊपर आपको फंक्शनल रूफ रेल दिखाई दे जाएंगे। कुल मिला के ऐसा इसका कुछ साइड प्रोफाइल है, नीट एंड क्लीन है, अच्छा लगता है देखने में, गाड़ी बढ़िया लगती है। इसके बाद अब चलते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ और इन द मीनवाइल मैं आपको डायमेंशन भी बता देता हूँ। गाड़ी की जो डायमेंशन है, ये गाड़ी 4221 mm लंबी है, 1760 mm चौड़ाई है इसकी, 1612 mm की इसकी हाइट है और व्हील बेस की बात करें तो 2651 mm का इसका व्हील बेस है। तो जो एक टिपिकल कॉम्पैक्ट SUV साइज़ होता है वही कॉम्पैक्ट SUV साइज़ है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में क्रेटा सेल्टॉस वगैरह से ज़रूर टक्कर लेती है, लेकिन कोरियंस जितनी फैंसी गाड़ी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। खासकर जर्मन्स और कोरियंस के बीच का डिफरेंस यही है, जर्मन सटल गाड़ियाँ बनाते हैं, लेस फ्लैशी गाड़ियाँ बनाते हैं और कोरियंस बहुत फ्लैशी और बहुत ही चमकदार गाड़ियाँ बनाते हैं। बट ऐसा नहीं कि इस गाड़ी के अंदर चमक कम है, इस गाड़ी में चमक भी है, इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस भी है, इसके बारे में बात करेंगे। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स दिखाई दे जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जो इनके टेल लैम्प्स है ना, अगर अभी आज की डेट में आप देखो तो लगभग हर गाड़ी के कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, बट टाइगुन के टेल लैम्प्स आपको एटलीस्ट उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनाएंगे, या आपको थोड़ा सा अलग ज़रूर महसूस कराएंगे। यहाँ बीचों बीच एक टाइगुन की बैजिंग है, ब्लैक कलर में बैजिंग दी गई है और साइड में GT का एक छोटा सा बैच और लगा दिया है। GT का बैच जितनी ज़्यादा जगह लगा सकते थे ये उतनी ज़्यादा जगह लगाया है इन्होंने, ऐसा नहीं कि कहीं कमी कर दी है। ऊपर शार्क फिन एंटीना है, यहाँ पर एंटीना दिया गया, अच्छा काम करता है, रेडियो वगैरह में फ्रीक्वेंसी क्लियर ही आती है इसकी। इसके नीचे यहाँ पे आप पाओगे तो एक स्पॉइलर दिया है, स्पॉइलर के नीचे यहाँ पे डिफॉगर है, डिफॉगर के नीचे इधर वाइपर है। ओवरऑल जो रियर भी है, फिर वही बात है कि आपने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रोड पर देखा है और एक वेरिएंट के हिसाब से हम आपको इसको बताना चाह रहे थे, GT प्लस स्पोर्ट वेरिएंट है ये उसके हिसाब से। तो कुल मिला के बाहर से ऐसी है ये गाड़ी दिखने में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर दिखाते हैं आपको कि आखिर अंदर क्या कुछ मौजूद है, कैसी फीलिंग आपको आने वाली है। चलिए अंदर चलें और तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं इंटीरियर की और इंटीरियर के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले फ़ोन रखेंगे वायरलेस चार्जिंग पैड पर। हाँ, गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जिंग आती है। अंदर बैठते ही एक वो क्लासीनेस आपको ज़रूर महसूस होगी गाड़ी के अंदर। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी गाड़ी नहीं है ये, बट ये एक एवरग्रीन डिज़ाइन है। अगर आप अंदर भी बैठोगे तो आपको फीलिंग आएगी। अच्छा प्लास्टिक आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा, अच्छा प्लास्टिक लगाया हुआ है, पियानो ब्लैक फिनिश है पूरे डैशबोर्ड के ऊपर, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और
साथ में अगर मैं MID स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो 8 इंच की MID स्क्रीन है। इसके अंदर आपको अलग अलग एक तो थीम भी मिल जाते हैं और अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। देखो जैसे यहाँ पर आप टाकोमीटर पे जा सकते हो, इधर स्पीडोमीटर में। अब इसके बाद यहाँ साइड में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको भी आप देख सकते हो। एवरेज फ्यूल इकॉनमी चाहिए, गियर डिस्प्ले चाहिए, क्या चाहिए वो आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हो। ऑयल टेम्परेचर वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आ जाएंगी। काफ़ी अच्छी लगती है स्क्रीन, काफ़ी मतलब मैं क्या बताऊँ, क्लासी लगती है देखने में। फ्लैशी नहीं लगती बट इट लुक्स गुड। मतलब वही वाली बात है कि एवरग्रीन वाली फीलिंग है इनफैक्ट स्क्रीन के अंदर भी वो एक जर्मन फील आपको ज़रूर आएगी। तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी MID स्क्रीन। 8 इंच की स्क्रीन है। अब आपको इन्फोटेनमेंट स्क्रीन दिखा देते हैं। 10.1 इंच की इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस है, ये अच्छी बात है। स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मतलब वो पता लगता है कि एक अच्छा प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ हुआ है। बिल्कुल भी स्क्रीन कहीं पर भी लैग नहीं करती है, हैंग नहीं करती है, हर चीज़ बहुत सीमलेस काम करती है। एक इशू मेरे को ये लगता है गाड़ियों के साथ, आजकल जो गाड़ियाँ बन रही है ज़्यादा स्मार्ट गाड़ियाँ बनाने के लिए स्क्रीन्स बड़ी हो जा रही हैं, उनके अंदर तमाम चीज़ें डाल दी जा रही है, लेकिन हार्डवेयर के ऊपर उतनी मेहनत नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, एंड ऑफ द डे पर स्क्रीन लैग करने लगती है। बट वो ऐसी प्रॉब्लम ना यहाँ पर मुझे तो फिलहाल महसूस नहीं हुई है। इसके अंदर ऐप्स वगैरह भी काफ़ी सारी आप देख सकते हैं, BBC न्यूज़, ऑडियो बुक्स, Booking.com, विंग वगैरह, और पूरा आप Volkswagen के प्ले स्टोर से अपना सारे के सारे ऐप्स वगैरह आप इसके अंदर ले सकते हो। ड्राइविंग डेटा भी आ जाता है। और इसके अलावा जो है गाड़ी के अंदर कैमरा है। कैमरा यहाँ से नहीं खुलेगा, मैं एक बार रिवर्स डाल के आपको कैमरा दिखा देता हूँ। कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी होती है इसकी, मुझे लगता है कि कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो सकती है इसके अंदर। अभी स्कोप बाकी है, Volkswagen को यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि छोटी से छोटी स्क्रीन दे दें सो दैट कि पिक्सल ज़्यादा टूटे नहीं, बट स्टिल क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो सकती है। अब इसके बाद थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। बाकी सारी स्क्रीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें, आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो, रेडियो वगैरह कर सकते हो, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सच कुछ इतना बहुत ज़्यादा और बताने को नहीं है। 6 स्पीकर लगे हुए हैं। स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत लाजवाब है। आप जब भी इसके अंदर गाना सुनेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई बोस का स्पीकर नहीं लगा या इन्फिनिटी का स्पीकर नहीं लगा। आपको एज गुड एज बोस वाली क्वालिटी मिलेगी, जो स्टॉक स्पीकर भी आ रहे हैं Volkswagen टाइगून के अंदर। स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो वो एकदम टिपिकल Volkswagen का स्टीयरिंग है, डी शेप स्टीयरिंग है ये, और बीच में एक Volkswagen का लोगो लगा हुआ है जैसा लगा हुआ आता है। राइट हैंड साइड पर यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि MID के कंट्रोल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं। राइट हैंड साइड से आप इंफोटेनमेंट वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। वॉल्यूम के नीचे बटन वगैरह दिए हुए हैं। और साथ में इसमें जो है ये पेडल शिफ्टर्स आते हैं, आपको 80 टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। और ये जर्मन गाड़ी है तो ये थोड़ा उल्टा चलता है मामला। इंडिकेटर इसके लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और वाइपर्स वगैरह वो राइट हैंड साइड से चलेंगे। इस गाड़ी की स्क्रीन मेरे को बहुत इंप्रेस करती है। किसी भी तरह का लैग नहीं है, अच्छा प्रोसेसर यूज़ हुआ है। उसके नीचे AC वेंट्स की तरफ आएंगे। AC वेंट्स अच्छे हैं, उसकी भी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। जो एयर कंडीशनिंग की हवा है ये स्टीयरिंग को नहीं टकराती है, आपकी तरफ पूरी आती है। एयर कंडीशनिंग वैसे भी बढ़िया है, मतलब मैंने इसको लगभग 1000 किलोमीटर चलाया है और अभी भी दिल्ली NCR में तो गर्मी मौजूद है, अभी भी गर्मी लग ही रही है। हालांकि टेम्परेचर 30 डिग्री है लेकिन फील्स लाइक 35 डिग्री हो रखा है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों, फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए और ड्राइवर के लिए वो वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। ऑटो ऑफ का बटन दिया हुआ है। बेसिकली जब आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी होगी तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अब जैसे ब्रेक से पैर हटाएंगे तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए एक अलग से बैटरी का इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा खाई जाती है वो ये है कि भाई HVAC के कंट्रोल्स आप लोग कभी बटन में क्यों नहीं देते हैं, आप स्क्रीन टच में क्यों दे देते हैं। ये बेसिकली टच में है पूरा HVAC कंट्रोल, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा बटन में हो जाता तो मालिक मज़ा आ जाता। हालांकि ये भी बहुत स्मूथ है, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। आप ये देखो, जैसे मैं इसके ऊपर उंगली रन कर रहा हूँ तो ये टेम्परेचर बहुत स्मूथली काम कर रहा है, ऐसे नहीं कि इसके अंदर लैग आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे को लगती है Volkswagen की, कि जो भी चीज़ दी है ना, लिमिटेड दी हो लेकिन एकदम पक्की दी है। आधी पक्की रोटी नहीं दी है, रोटी अच्छे से पका के दी है, बढ़िया से सेक कर दी है। कहने का मतलब है कि भले 2 रोटी खाओ लेकिन आपका पेट भर जाए और की इच्छा बनी रहे, तो यू वॉन्ट मोर फ्रॉम दिस कार, वो वाली बात आती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के चार्जिंग पोर्ट हैं। इसके बाद नीचे यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड है, साथ में इधर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ गियर लीवर हो गया आपका, एक यहाँ हैंड ब्रेक है। इसके बाद इधर एक छोटी सी स्पेस है, चिल्लड़ विल्लड़ रखने के काम आ जाएगी। इधर कप होल्डर्स दिए गए हैं डिसेंट साइज़। आर्म रेस्ट के अंदर स्टोरेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। IRVM जो है ये दिखा दो तो मैं आपको, ये देखो जी, अच्छा खासा IRVM है, ऑटो डिमिंग IRVM है, अच्छी बात है। यहाँ से व्यू बेहतरीन है, व्यू की आपको शिकायत नहीं मिलेगी। स्लीक है, येट स्टाइलिश है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देखिए लाइटें लगी हुई हैं जी अपनी, है ना, ये कैबिन लाइट्स हैं। इधर सनरूफ भी, एक छोटी सनरूफ भी आपको इसके अंदर मिल जाती है कुछ इस प्रकार की। सिंगल पेन सनरूफ है विच इज़ गुड, मतलब कि इसमें से आदमी ना ही बाहर निकले तो बढ़िया है।
और वैसे निकल सकता है लेकिन निकलना नहीं चाहिए। सनरूफ से बाहर मत निकलो, मैं आपको बताता हूँ क्यों ना निकलो। देखो क्या है कि कूल बनने के चक्कर में मान लो सनरूफ से बाहर निकल गया, आगे कोई गाड़ी जा रही है, इतना सा पत्थर उछल के उस गाड़ी का अगर आपके सर पे लग गया, आपकी आँख में लग गया ना, खुदा ना खास्ता, मैं सच बता रहा हूँ, वहीं पर ये दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, निपट जाओगे, फ्री हो जाओगे, ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे। मत निकला करो बाहर। सनरूफ से बाहर निकलोगे, इतना सा पत्थर जानलेवा साबित होगा। गोली की रफ्तार से आता है वो, गोली की रफ्तार से। मत निकला करो, अपने बच्चों को भी मत निकाला करो अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो। अगर गलती से बच्चा पैदा हो गया तो बात अलग है, बट फिर भी ऐसी हरकत मत करना भगवान के लिए। आगे बढ़ते हैं सोशल मैसेज की बात। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और दी है फॉक्सवैगन ने आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एम्बिएंट लाइटिंग है, खाली लाल रंग की लेकिन लाइट जलती है, अच्छी लगती है रात को वो, मतलब उसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है। मैं कभी ऐसा एम्बिएंट लाइटिंग को, कलर चेंज को लेकर इतना उत्साहित नहीं हूँ। हाँ, लाइटिंग ज़रूर होनी चाहिए, रात को थोड़ा सा अच्छा ज़रूर लगता है, बट रेड कलर की लाइट जलती है विच लुक्स गुड, तो ये अच्छी लगती है, मतलब इसमें कोई ऐसा शिकायत नहीं है। हाँ, 2-3 कलर और होते तो बढ़िया होता, बट ठीक है, रेड कलर है, जीटी लाइन जीटी वेरिएंट के बारे में बताना चाहते हैं तो वो ठीक है। यही बड़ी बात है कि फॉक्सवैगन ने एम्बिएंट लाइटिंग दी है, मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। सीट, ड्राइवर सीट जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, 6 वे एडजस्टेबल है। आप ये देखो ऐसे स्लाइड होकर धीरे धीरे आगे आ रही है ना, हाइट एडजस्ट हो जाएगी ऊपर नीचे, और ये रिक्लाइन हो जाएगा आपका आगे पीछे का। सो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीटें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, और अच्छी चीज़ है, अच्छा फीचर है, थोड़ा प्रीमियमनेस ऐड कर देता है गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ हो गई आपकी, ये सॉर्टेड है। ग्लव बॉक्स, यहाँ पर ग्लव बॉक्स में आपको बढ़िया स्पेस मिल जाती है, कोई ऐसी शिकायत आपको ग्लव बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है। और इसके बाद चलो डोर्स की तरफ आपको नज़र दरवा देते हैं। दरवाजे अगर आप देखोगे तो दरवाज़ों पे आपको थोड़ा सा फैब्रिक का काम मिलेगा। बेसिकली जहाँ पर आपका हाथ टच होता है, यहाँ पर आर्म रेस्ट करने के लिए, यहाँ पर आपको हल्का फैब्रिक मिल जाएगा। उसके बाद जो ग्रैब हैंडल वगैरह है वो सब बढ़िया है। ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह अच्छी है, उसमें कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। एक वो बहुत ही नीट एंड क्लीन जो पूरी इमेज है डोर की आती है। डोर पॉकेट्स वगैरह यहाँ पर आप काफ़ी सामान रख सकते हो, बॉटल वगैरह। अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका थर्ड। भाई अभी जो कैमरे के पीछे रमेश जी हैं, उनका कहना था कि पाजी इस गाड़ी का दरवाज़ा तो इतना भारी है, ऐसा लगता है पीएम की सिक्योरिटी की गाड़ी है। और वाकई में आपको वो महसूस होगा। ये देखो आप, वज़न है, आवाज़ है, महसूस होता है कि आप वाकई में एक भारी भरकम गाड़ी जो है उसे चला रहे हैं। मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव है। जब भी इसका दरवाज़ा बंद करो ना तो एक ये मधुर आवाज़ निकल कर आती है। ओवरऑल अगर मैं ड्राइवर सीट पे जो कंफर्ट की बात करूँ तो देखो आप, यहाँ पे मुझे पूरा थाई सपोर्ट मिल रहा है, मेरी बैक अच्छे से पूरी की पूरी टच हो रही है सीट की तरफ, यानी कि मेरी बैक को बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। गाड़ी चलाते वक्त बैक को अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम होगी, आपको सर्वाइकल के इश्यूज़ हो जाएंगे। बहुत लोग ये बात समझते नहीं है, उनको लगता है कोई अरे एसयूवी है इतना तो बॉडी रोल देगी, यूं करके तो चलाएंगे। भाई सुनो मेरी बात, लॉन्ग टर्म में आप अपनी सेहत ख़राब करने वाले हो। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, आप सेहत ख़राब कर लोगे अपनी। मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहले जो स्कॉर्पियो आती थी वो ख़रीद रखी थी, और उनको वाकई में स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी उस स्कॉर्पियो को चला चला के, क्योंकि उसकी सीटिंग इतनी ख़राब थी, उसके अंदर इतना डिस्कम्फर्ट था कि वो डेली जो चलाते थे उनको स्पाइन प्रॉब्लम्स होने लग गई। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो ड्राइविंग सीट है वो आपकी बैक को किस तरह से सपोर्ट दे रही है, आपके शरीर को कितना हिला रही है, कितना नहीं हिला रही, कितना बॉडी रोल क्रिएट हो रहा है। तो मेडिकली थोड़ा सा अपना ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छी सीटिंग पोजीशन मिले, एंड वो आपको टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट में मिल जाती है। तो कुल मिला के ये फर्स्ट रो के बारे में बात होगी। मैं देख लेता हूँ एक बार कुछ छूटा तो नहीं मेरे से। नहीं, कुछ नहीं छूटा है, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। एक मुझे लगता है सनशेड होल्डर होना चाहिए यार, यहाँ पर एक अगर जगह बना देते तो मालिक यहाँ सनशेड रख सकते थे, लेकिन अब यहाँ सनशेड होल्डर यहाँ पर नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा कि अब सनशेड ये जो है वो कहाँ रखें। एनीवे सेकंड रो में चलते हैं। इसको सीट को मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। अभी और आगे सीट जाएगी। एक्चुअली ड्राइविंग पोजीशन सेट करने का सही तरीका होता है कि आप अपनी जो रिस्ट है उसको स्टीयरिंग के ऊपर रखिए। जो ये अब जैसे ये है ना, मेरे हाथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये एक सही पोजीशन है गाड़ी को चलाने की। एक्चुअली में मुझे इस पोजीशन में गाड़ी को चलाना चाहिए। मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर चलाना चाहता हूँ। तो ये दिस इज़ द राइट पोजीशन टू ड्राइव। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। सेकंड रो में जाकर आपको दिखाते हैं स्पेस कितनी है। चलिए चलें। सेकेंड रो के बारे में बात की जाए तो यार स्पेस तो लाजवाब है। आप देखो, मतलब बैठते ही आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा नी रूम आपको यहाँ पर है।
दिखाई दे रहा होगा, अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पर है। तो यानी कि आप सेकंड रो में कंफर्टेबल होकर जा सकते हो। 5 फीट 9 इंच हाइट के हिसाब से मैंने इस सीट को एडजस्ट किया हुआ है अपनी हाइट के हिसाब से। और यहाँ पर भी ना मेरे बैक को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा हेडरेस्ट मिल रहा है। तो यानी कि जो मेरी बैक है वो इंटैक्ट है, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसका साइज़ ठीक ठाक सा है। उसके बाद यहाँ कप होल्डर है। कप होल्डर में वो लगता है थोड़े से पतले हैं, थोड़े मोटे होते हैं तो मज़ा आ जाता। बट एनीवेज इस तरह की कुछ सीटिंग पोजीशन आपको मिलेगी जब आप सेकंड रो में आके बैठोगे। कंफर्टेबल है, अच्छी स्पेसिंग है, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। बाहर से गाड़ी देखने में हो सकता है आपको छोटी लग रही हो, लेकिन अंदर काफ़ी अच्छी स्पेसिंग यहाँ पर फॉक्सवैगन ने बनाई है। इसके बाद यहाँ पर नीचे हो गए तो इधर 2 AC वेंट्स दिए गए हैं पीछे वाले लोगों के लिए। उसके नीचे 2 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाते हैं। और बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं सेकंड रो में दिखाने के लिए। यहाँ पर रीडिंग लैम्प्स वगैरह हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई का शौक हो तो वो गाड़ी के अंदर पढ़ सकता है। इधर डोर पॉकेट्स वगैरह है। बट मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ यहाँ के नी रूम से। अच्छा नी रूम है, बहुत बढ़िया नी रूम है। मतलब आपको वो एक बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग ज़रूर आएगी। 3 लोग अगर इस गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि समहाउ थोड़ी सी दिक्कत होगी। रीज़न बीइंग कि इस आप देखो तो सेपरेट किया हुआ है सीट्स को। एक सीट यहाँ सेपरेट करी हुई है, एक सीट यहाँ सेपरेट की हुई है। बीच में एक ये बड़ा सा जो भूचाल खड़ा किया ना, उसकी वजह से एक ही तीसरे बंदे को बैठने में अनकंफर्टेबल होगा। अगर मैं बैठूँ इस पर तो ये देखो, मतलब मेरे जैसा बंदा तो खैर नहीं बैठ पाएगा। कोई छोटा बंदा बैठेगा तो ठीक है, बट मेरे जैसा बंदा यहाँ से नहीं बैठ सकता। उसको बैठने में इशू आएगा। अगर वो बैठ गया तो दूसरा ये AC वेंट रुक जाएंगे तो हवा कहाँ आएगी, और ये हवा जिस तरफ जा रही है वो जगह गलत है। तो आप समझो। बाकी अगर मैं सेकंड रो में बैठा हूँ तो यहाँ से व्यू जो है व्यू मेरे को ठीक आ रहा है। मतलब यहाँ से मैं ड्राइवर उसके पार तो देख नहीं पा रहा क्योंकि हेडरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ साइड से अगर मैं देखूंगा तो थोड़ा व्यू देख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं बाहर का व्यू देखूँ तो वो सब तो ठीक है, उसकी कोई शिकायत नहीं आएगी। कुल मिला के बात ये होगी। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ, वहाँ दिखाते हैं क्या जगह है, कितनी है। बूट स्पेस के बारे में बात करें, 385 लीटर का बूट स्पेस है। हमने एक बड़ा सूटकेस इसके अंदर रख रखा है आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा। और इसके अलावा भी आप देखो तो अच्छी खासी जगह है। आई गेस 5 लोग जाएंगे तो उनका सामान आ ही जाएगा, उनमें कोई शिकायत नहीं आएगी। इधर आप देखो तो हुक्स भी लगे हुए हैं। 3-3 किलो का वजन ये लोग उठा सकते हैं। मतलब अगर कभी ऐसे राशन वाशन लेकर आ रहे हो, सब्जी मंडी सब्जी ला रहे हो, तो यहाँ पर ऐसे थैले वाले टांग देना, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो ये थी फॉक्सवैगन टाइगून GT प्लस स्पोर्ट। अब इसकी ड्राइव पर चलते हैं, आपको बताते हैं जरा 1.5 लीटर इंजन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इन द मीनवाइल जो मैंने 1000 किलोमीटर अभी तक गाड़ी को चलाया है तो किस तरह की माइलेज मैंने पाई है इस गाड़ी के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए ड्राइव पर चलें। तो अब जरा आपको इसका ड्राइव इंप्रेशन बता देते हैं, आखिर गाड़ी चलने में कैसी है। पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस, 1.5 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, DSG ट्रांसमिशन है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 148 bhp की पावर है। ठीक है, तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस इसके हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ही आप थ्रॉटल के ऊपर यानी कि एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रखते हैं ना, आपको वहीं से ही मज़ा आना शुरू हो जाता है। गाड़ी फील देना शुरू कर देती है। मतलब एक वो होता है ना कि आप कम थ्रॉटल पे भी आपको ज़्यादा पावर का मज़ा वो आता है। ट्रांसमिशन DSG बेहतरीन ट्रांसमिशन है, उसमें कोई शक नहीं है। शिफ्ट्स बहुत इजी हैं इसके अंदर, आपको शिफ्ट्स महसूस ही नहीं होंगे कि कितने हो रहे हैं। बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी, आपको खिंचती हुई महसूस नहीं होगी कि गाड़ी खिंच रही है या कुछ वैसा हो रहा है। एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। आप जैसे ही थ्रॉटल के ऊपर पैर रखते हैं गाड़ी पिक कर लेती है। इनिशियल RPMs पर भी आपको अच्छा टॉर्क और अच्छा पावर जो है वो पावर डिलीवरी आपको इस गाड़ी में मिलती है, टाइगून के अंदर मिल जाती है। तो कुल मिला के एक बात हुई ये। उसके अलावा बात करी जाए, ब्रेकिंग वगैरह भी इसकी बढ़िया है। ब्रेकिंग में भी आपको कोई शिकायत एज सच नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप जब डिमांड करेंगे ब्रेक की तब आपको ये गाड़ी ब्रेकिंग दे देगी, तब आपकी गाड़ी एकदम सही वक्त पर रुकेगी, वहाँ पर आपको देरी महसूस नहीं होगी। तो वो एक चीज़ है। सेफ्टी के लिहाज से भी 6 एयर बैग वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। और ओवरऑल माइलेज की एक बात मैं कर लेता हूँ आपसे कि अगर माइलेज कितनी देगी 1.5 लीटर इंजन में। देखो, जब हमने 1 लीटर इंजन किया था तब आई गेस 10-11 की माइलेज आई थी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, बेयर मिनिमम। अपन जो बात करते हैं ना, अपन बेयर मिनिमम माइलेज के बारे में बात करते हैं कि जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है सिटी के अंदर, जहाँ पे भाई 30 किलोमीटर चलने में, 35 किलोमीटर चलने में 2-2.5 घंटे का समय लग रहा है। मैं उस रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जो इंजन है ना, 1.5 लीटर वाला इंजन, ये भी आपको लगभग 11 की माइलेज देगा उसी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लगभग 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद बता रहा हूँ, जो पेट्रोल भरवाने के बाद कि अपनी जेब से डलवाने के बाद कितना पैसा लगा था उसके अंदर। तो कुल मिला के ये वाली एक चीज़ आती है। कॉर्नरिंग वगैरह करना भी आसान है गाड़ी को। जो स्टीयरिंग फीडबैक है एकदम एक्यूरेट है, ना स्टीयरिंग अंडर स्टीयर कर रहा है, ना वो क्या कहते हैं
अंडर ओवर स्टीयर कर रहा है, वैसी वाली चीज़ नहीं आ रही है। आप देखो स्टीयरिंग कितना स्मूथ है, मैं एक हाथ से भी इस गाड़ी को आराम से मैन्यूवर कर सकता हूँ। ये गाड़ी आराम से एक हाथ से भी चलती है, बहुत लाइट स्टीयरिंग है। इसके अंदर बिल्कुल भी एज सच एक्स्ट्रा वेट जो है वो ऐड नहीं किया। अगर मैं स्पोर्ट मोड पे एक बार इसको डाल देता हूँ तो वहाँ पर हल्का सा वेट ऐड होता है, बट अगर आप इसको नॉर्मल ड्राइव मोड पर चलाएंगे तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो एज सच वो प्रॉब्लम भी नहीं है। बॉडी रोल की भी एज सच आपको शिकायत इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी, वो चीज़ है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर। मोनोकॉक जैसी है वैसे भी, तो इसके अंदर ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, बट ओवरऑल जो सीटिंग पोजीशन वगैरह भी है उसके हिसाब से भी आप देखो तो नहीं है। कमांडिंग पोजीशन है, आपको आगे तक हुड दिख जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी सीट को ऊपर कर लोगे तो आपको अच्छा खासा जो हुड है वो दिखाई देगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा सस्पेंशन, कंफर्ट, ओवरऑल सब कुछ फैबुलस है। आप जब गाड़ी चलाते हो ना, आपको एक वो कॉन्फिडेंस बना रहता है, आपको महसूस होगा कि आप एक भारी गाड़ी जो है उसको चला रहे हो, वो वहाँ पर आपको शिकायत एज सच नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ और इसमें क्या ही मैं आपको बताऊँ, एज सच और कुछ ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। और प्राइसिंग की बारे में बात करें तो प्राइसिंग यहाँ हमने आपके लिए लगा दिया, आप देख सकते हैं पूरे हर एक वेरिएंट की प्राइसिंग। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बस यहाँ पे हम सिर्फ 1.5 लीटर इंजन के स्पेसिफिक प्राइसिंग जो है वो मैं लगा देता हूँ। और अगर मैं पर्टिकुलरली इस GT प्लस स्पोर्ट के बारे में बात करूँ तो ये लगभग 17 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो जाता है। मैनुअल और DSG ट्रांसमिशन के अंदर आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। लगभग 20 लाख रुपए का आई गेस इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो DSG ट्रांसमिशन है, वो आपको मिल जाता है। गाड़ी के अंदर ना कैबिन नॉइज़ भी नहीं है। अब देखो इंजन जो है उसकी नॉइज़ आपको अंदर नहीं आती, एक साइलेंट ड्राइव आपको मिलती है, अच्छा इंसुलेशन यहाँ पर है। और वैसे अगर आप देखोगे तो जो रोड नॉइज़ है वो भी नहीं आ रही है। इस वक्त मैं जिस रोड पे हूँ वो बहुत ख़राब रोड है, बट उस हिसाब से रोड की जो नॉइज़ है वो नहीं आ रही है। टायर्स का ट्रैक्शन भी अच्छा महसूस हो रहा है, उसके अंदर भी कोई कमी एज सच आपको तो महसूस नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी महसूस नहीं हो रही है। और इसके अलावा क्या बात करी जा सकती है इसके बारे में, क्या है और बताने को, मेरे ख्याल से तो और कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत इसमें है नहीं। तो अगर आप एक जर्मन इंजीनियरिंग को पाल सकते हैं, कहते हैं इन गाड़ियों का पालना थोड़ा मुश्किल होता है, ये हाथी होती हैं, इनको ख़रीदना आसान होता है, पालना मुश्किल होता है। बट आजकल ना ये फॉक्सवैगन, स्कोडा, ये जितनी जर्मन ब्रांड्स हैं, इन लोगों ने क्या कर रखा है, सर्विस पैकेजेस निकालनी है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप तुरंत से पहले गाड़ी के साथ सर्विस पैकेज ले लेना, आपकी ज़िंदगी शॉर्ट हो जाएगी। आपको ज़्यादा ना उसके अंदर फिर लफड़ा नहीं रहेगा कि यार कितना बिल आ रहा है क्या नहीं आ रहा। उसमें मेजरली चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो जाती हैं और आप आराम से फिर स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, क्योंकि एक मेंटेनेंस वाली जो चीज़ है वो थोड़ा सा लोगों को परेशान करती है। जब भी वो जर्मन कार ऑप्ट करना चाहते हैं या कोई भी फिरंगी ब्रांड की गाड़ी जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं, तो एक मेंटेनेंस वाली चीज़ है खाई जाती है। असल में क्या कि हमें मारुति ने आदत डाल दी थी कि किसी भी मैकेनिक पे ठीक करा लो गाड़ी को, बट जब आप कोई दूसरा ब्रांड लेते हैं, अब तो खैर मारुति के अंदर मारुति की गाड़ी भी आप किसी भी मैकेनिक पे ठीक वैसे टेक्निकली नहीं करा सकते, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ ना मैकेनिकल नहीं रह गई हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए आपकी भलाई के लिए तो मैं यही कहूँगा कि तुरंत से पहले गाड़ी लेते ही सर्विस पैकेज खरीद लीजिएगा, सुखी रहेंगे। ओवरऑल गाड़ी भी बढ़िया है, वो जैसे मैंने बोला एवरग्रीन कार है, कभी भी पुरानी आपको महसूस नहीं होगी, किसी भी हालत में ये गाड़ी आपको पुरानी नहीं लगेगी। कभी भी आप इसके डिज़ाइन से बोर नहीं होंगे, आप इसकी स्टाइलिंग से बोर नहीं होंगे, अंदर बैठोगे हमेशा अच्छा लगेगा। काला इंटीरियर है, काला इंटीरियर काला कैसे पड़ेगा, तो वो वाली बात भी है। लो मेंटेनेंस हो जाती है वहाँ पर, बेज वगैरह इंटीरियर होते हैं तो मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, आपको साफ़ सफाई इंटीरियर ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। लेकिन इधर मेंटेनेंस उस तरह से आपको उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा। तो ये है मेरी राय इस गाड़ी के बारे में। आपकी क्या राय है ये बात आप हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और जब भी गाड़ी चलाइएगा सीट बेल्ट ज़रूर लगाइएगा, एक अच्छे मानव बनिएगा। जय हिंद कहिएगा।